सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जीएस में मॉडल पेपर में। आज हमारा होगा सेट नंबर 7वां। इससे पहले हमने आपको 6 सेट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे जरूर देखिएगा। और वीडियो के आखिर में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अभी डेली हम लोग कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि आपको पता है मेरे कुल टोटल 20 सेट होने हैं और समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो डेली डेली ये वीडियो अपलोड होगा। हर दिन सुबह आपको ये वीडियो मॉडल पेपर मिल जाएगा। बस आप ये करना कि रिवीजन आप अच्छे से करना, क्योंकि बिना रिवीजन के आपका पूरा ये होने वाला है नहीं। तो जितने सेट करा दिया गया उन सबका अच्छे से रिवीजन करके जाइए, एक्सप्लेनेशन को रट लीजिए एकदम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आसान से क्वेश्चन से। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड, शिपयार्ड जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी को इसका जवाब भी पता होगा कि लोथल से जो है हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या क्या चीज मिलते हैं देखिएगा। लोथल में आप देखेंगे तो यहाँ से गोदीवाड़ा तो मिल गया, इसके साथ 3 युग्मित समाधियां भी हमें मिली है, मतलब एक समाधि के अंदर 3 लोग दफनाए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भवन मिलता है, यानी प्रशासनिक भवन। मनके बनाने के कारखाने, आप कहोगे सर ये चनहुदड़ो से भी मिला था, बिल्कुल सही है, यहाँ से भी मिलता है मनके बनाने के कारखाने। रंगाई कुंड भी मिलता है। टेराकोटा की नाव की मूर्ति, जरा देखना यहाँ, टेराकोटा की नाव की मूर्ति। और यहाँ पे टेराकोटा का हल भी मिलता है, यहाँ इसे लिख लेंगे टेराकोटा का हल, मतलब खिलौने के रूप में मिलता है टेराकोटा का हल, खिलौना, ये मिलता है हमारे लोथल से। ठीक है, कालीबंगा से देखेंगे क्या क्या चीजें मिली हैं। तो पेपर में पूछता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपका जवाब होता है कालीबंगा। अब देखिए, अगर पूछेगा कि 2 फसलों को एक साथ बोए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तभी भी जवाब होगा आपका कौन सा, कालीबंगा। अग्निकुंड और अग्निवेदिका कालीबंगा ही है। युगल सावधान ये भी आपका कालीबंगा। अंडाकार कब्रें कालीबंगा। शस्त्र चिकित्सा का प्रमाण जो है ये भी आपके कालीबंगा से मिलती है। बनमाली से भी हमें देखने को अग्निवेदिका मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है कि वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दावलियां, और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका संबंध कैसा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो सीर, वैदिक काल में हल को सीर के नाम से जाना जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि हम्पी, ये अलसी नाम की जो अभी आप जानते हैं तिलहन है, उसे जो है उम्पा के नाम से वहां पे वो लोग जानते थे। ठीक है, सरसों को यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्रीही बोलते हैं, जो कि गलत है साथी। ब्रीही नहीं कहते थे सरसों को, ब्रीही चावल को बोलते थे, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में ब्रीही शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, चावल के लिए। तो ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा गया है कि ब्रीही शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जवाब होगा आपका चावल। तो यही सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जवाब होगा आपका सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो वैदिक काल में प्रयोग किए गए, इसे आप याद रखिएगा। जुताई के लिए कृषंत या फिर क्रशर शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं खेत जुताना है तो ऐसे कहते थे खेत का क्रशर करना है। कटाई के लिए लूनन शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि हल के लिए सीर शब्द का प्रयोग, चावल के लिए ब्रेही शब्द का, धान के लिए साली शब्द का प्रयोग करते थे, सरसों के लिए सारिस्का शब्द का, सारिस्का का, अलसी के लिए उम्पा सका होगा। ठीक है, बुआई के लिए वपन या वपन शब्द का प्रयोग करते थे, मड़ाई के लिए मृडन शब्द का प्रयोग करते थे, जबकि करीस, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, गोबर की खाद को बोलते थे करीस, जबकि गोधूम या गेहूं को बोला जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास जो है ये उड़द को बोलते थे, जबकि श्यामक को ये सावा बोलते थे। और इच्छु, इच्छु कहीं कहीं इच्छु लिखा रहता है, कहीं कहीं इच्छु भी लिखा रहता है, तो ये गन्ना को बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से नहीं है। पुजेरा संप्रदाय, धुरिया संप्रदाय, तेरापंथी संप्रदाय या फिर हीनयान संप्रदाय। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हीनयान और महायान ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको सर ये तो ऐसे दिख रहा है कि हीनयान महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो डी वाला प्रश्न का सही जवाब होगा इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और कह रहा है कि जैन धर्म से नहीं है, तो भैया डी आपका हो जाएगा सही जवाब। अब जरा सा देखेंगे, देखिए जैन धर्म में 2 धर्म आप जानते हुए, एक जन का नाम है श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरे का नाम है दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रणेता आप जानते हैं, मतलब जो हेड थे वह थे स्थूलभद्र जी, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो हेड है वह आपके हैं भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वह श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, जबकि दिगंबर वाले नग्न रहते थे। ठीक है, मतलब एकदम से नग्न नहीं रहते थे, नग्न रहते थे। श्वेतांबर के जो जैनी हुए, जो मतलब ये इनके साधु थे श्वेतांबर के, उनको यति, आचार्य या फिर साधु कहा जाता था। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि श्वेतांबर के जो जैनी हुए उनको यति, आचार्य या फिर साधु कहा गया है। पुजेरा या डेरावासी और
इसके साथ साथ ढूढ़िया या फिर स्थानकवासी, ये दोनों श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। जो भी ऊपर दिया गया था, पुजेरा संप्रदाय या उसे हम डेरावासी संप्रदाय कहें या ढूढ़िया संप्रदाय कहें या स्थानकवासी संप्रदाय कहें, मतलब ये दोनों संप्रदाय जो है उप संप्रदाय हैं किसका, श्वेतांबर संप्रदाय का। ठीक है, इसी तरह से दिगंबर के जो ऋषि थे इनको झुल्लक, एल्लक या फिर निर्ग्रंथ कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसके भी तीन बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय हुए। एक तो आपका 20 पंथी, 13 पंथी और एक समैया पंथी। समैया पंथी को ही हम तारण पंथी के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में आएगा कि दिगंबर संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित है, इसको याद रखना। 20 पंथी, 13 पंथी, समैया पंथी और तारण पंथी, कोई एक दे देगा इसमें से उठा करके, वही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला, अशोककालीन दीर्घ स्तंभ अभिलेख लौरिया नंदनगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेरठ, हरियाणा, बिहार या फिर कौशाम्बी। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है? तो साथियों बात हम करेंगे लौरिया नंदनगढ़ की, तो रामपुरवा हो गया, लौरिया अरेराज हो गया, ये सब बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा सी। कह रहा है कि दीर्घ स्तंभ अभिलेख है जो कि लौरिया नंदनगढ़ है, कहाँ पे है? तो साथी यह आपका बिहार में पड़ता है। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। देखिए, अशोक के कुछ दीर्घ स्तंभ, पहला तो दिल्ली मेरठ स्तंभ, या पहले मेरठ में था लेकिन फिरोज शाह तुगलक उठा करके इसको दिल्ली लेकर के आया, तो ये पहला स्तंभ है। दूसरा दिल्ली टोपारा, तो ये पहले हरियाणा का एक जगह है अंबाला, वहां का एक गांव है टोपारा, वहां पर था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसे क्या किया, दिल्ली लेकर आया। इसी तरह से औरैया अरेराज, फिर लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों की तीनों जो स्थल हैं यह बिहार के चंपारण में स्थित हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। प्रयागराज का जो दीर्घ स्तंभ है यह पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में आप देखेंगे तो जहांगीर यह जो है इसे इलाहाबाद में लेकर आता है और इसी में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अगला, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने जोधपुर में अतर्किन के दरवाजे का निर्माण कराया था? यानी अतर्किन का दरवाजा कहाँ पे है? जोधपुर में। किसने इसका निर्माण कराया आपसे पूछ रहा है, तो जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। यानी प्रश्न का राइट आंसर अगर आप बता रहे भी तो आपका सही है। बात अगर हम करेंगे इल्तुतमिश, तो आप जानते हैं इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई है। इल्तुतमिश ने स्वयं को ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा व सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की है। तो इसने ये सब उपाधि धारण की है, कौन? इल्तुतमिश। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि किसने ईश्वर के सेवकों की सहायक धारण की है उपाधि, तो जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश यह बदायूं का सूबेदार था, इसे याद रखिएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था जिसने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था। यह सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से, मतलब वैधानिक सुल्तान, मतलब खलीफा से सुल्तान का अधिकार पत्र प्राप्त किया हुआ पहला वैधानिक सुल्तान कौन है? तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश। इसे हम गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, इसने अपने सिक्कों पर अपने को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया है। यह शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था। अगर आपसे पूछेगा किसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, जवाब होगा इल्तुतमिश। या पूछेगा किसने अपने सिक्कों पर खलीफा का दूत प्रदर्शित किया, तो जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में आप देखेंगे तो इसने तारकिन का दरवाजा जोधपुर में बनवाया था। इसी तरह से इसने सुल्तान गढ़ी नामक मकबरा दिल्ली में बनवाया था। हौज ए शमसी शमसी ईदगाह का निर्माण इसने बदायूं के अंदर कराया था। तो यहां से ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसकी स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी। पूर्णानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। पूर्णानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे, तो पूर्णानंद नहीं थे इनके गुरु। ठीक है, आपको पता होगा कि पूर्णानंद महाराज इनके गुरु नहीं थे, जबकि इनके जो गुरु थे, ठीक है, वो बिरजानंद थे, जो कि एक अंधे गुरु थे जिनसे मथुरा में मिले थे दयानंद सरस्वती जी। तो पूर्णानंद ये नहीं है। हाँ, पूर्णानंद जी का नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इन्होंने ही इनको दयानंद का उपाधि दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, पर उनके गुरु नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, यानी पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। भारत का मार्टिन लूथर, या कहीं कहीं लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं?
तो जवाब होता है दयानंद सरस्वती को। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पेपर में कई बार पूछा गया, तो मूल शंकर है। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती की उपाधि दी है। मूल शंकर इनका नाम था, लेकिन स्वामी पूर्णानंद महाराज जी ने इन्हें जो है दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारा। इनके गुरु बिरजानंद जो कि एक अंधे गुरु थे, इनसे वह मथुरा में मिले हुए थे। ठीक है, 1863 ईस्वी में इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। इसी समय 1875 में आगे आप देखेंगे बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। ये प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, नील आंदोलन कब शुरू हुई थी? नील आंदोलन की शुरुआत आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में हुआ था, नदिया जिला गोविंदपुर पश्चिम बंगाल में। तो वहां पे नील आंदोलन स्टार्ट किया गया था, 1859-60 में हुआ था। नील आंदोलन क्यों होता है आपको पता है? इसी को हम तीन कठिया पद्धति भी बोलते हैं, जिसपे अपने भूमि के बड़े 3 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो जो जमींदार हुआ करते थे, जागीरदार कहा जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी ठेकेदार थे, जागीरदार थे, वो सभी के सभी लगभग में अंग्रेज थे। ये जबरदस्ती जो है किसानों से नील उगाने की बात साथियों करते थे, और जो भी ये नील प्रोडक्ट करते थे, उस नील को अपने द्वारा तय किए गए कीमत पे वो इसे क्या करते थे, बिचवाते थे। इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, खाद्यान्न का उपज कम होता था, भूखमरी वगैरह की बीमारी आती थी। जिस कारण से 1859-60 में एक महान आंदोलन हुआ, जिसे हम नील आंदोलन के नाम से जानते हैं। बात करेंगे तो यह आंदोलन बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में प्रारंभ हुआ था। कारण क्या था वो आप जानते हैं। दो जन का नाम है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यह दोनों लोग जो है नेतृत्व किए थे नील आंदोलन का। अब देखिए, एक हिंदू पैट्रियोट नाम की पत्रिका रिलीज होती थी और एक पत्रिका रिलीज होती थी नील दर्पण। इन दोनों में इस आंदोलन की चर्चा की गई है। कौन सी आंदोलन? नील आंदोलन। तो इसके राइटर कौन थे, संपादक कौन है? तो अब देखेंगे, जो हिंदू पैट्रियोट है हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हैं, जबकि नील दर्पण के जो है वो दीनबंधु जी हैं। और इन दोनों में जो है हमें नील आंदोलन के बारे में जानकारी मिलती है। अंततः सरकार के द्वारा नील आयोग का गठन किया गया था 1860 में, और इस तरह से यह जो है आंदोलन 1860 में खत्म हुआ। अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में किया गया? साथियों, लॉर्ड कर्जन के समय में ये काम किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये काम किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए, डलहौजी के बारे में कुछ और जानिएगा। इसके समय में 1882 में पंजाब का विलय किया गया। ये 1853 में इसके समय में भी पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई है। बंबई से थाने के बीच में रेलवे चला 1853 में। 1854, ये डेट याद रखना, 1854 में इसी मतलब ईस्वी में शिक्षा संबंधी सुधार चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया है डलहौजी के समय में। तो याद रखिएगा, ये इस किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर एजुकेशन से संबंधित था, यानी शिक्षा से संबंधित था ये। ठीक है, इसी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा प्रारंभ किया गया डलहौजी के समय में। इसी मतलब डलहौजी के समय में 1854 में आप देखेंगे तो पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी आरंभ होता है। डलहौजी के समय में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई है, और इसी के साथ लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना 1854 में डलहौजी के समय में किया जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसके चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में की गई है। तो ये तो बात सही है। ठीक है, इलाहाबाद में इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं। ये बात भी बिल्कुल ही सही है। चतुर्थ अधिवेशन के समय कलकत्ता के गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन थे, जो कि पूरी प्रयास करते हैं कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ना हो। तो ये भी बात सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है कौन सा सही है, तो तीनों बातें आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे दोस्तों, है ना। अगला देखिए, चौथे अधिवेशन की बात करेंगे तो दिसंबर 1888 में होता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता यहाँ पे की जाती है। और जब ये यहाँ पे हो रहा होता है तो इस समय आपसे पूछेगा कि प्रयागराज में गवर्नर कौन थे, तो ऑकलैंड कॉल्विन गवर्नर हैं। ठीक है, यहीं पर लॉर्ड डाफनी कहता है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो मुझे पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसने दिया, तो जवाब होगा आपका लॉर्ड डाफरिन, जो कि इस समय वायसराय हो रहा है। ठीक है,
सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्योंकि ये दोनों लोग चमचागिरी कर रहे हैं किसका, भारतीय राष्ट्रीय सॉरी इंग्लैंड का, इंग्लैंड सरकार का, तो इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि ताकि ये जो है उत्तर प्रदेश के खास करके इलाहाबाद में ना हो। तो सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, ये दोनों लोग हमेशा खिलाफ थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, कभी शामिल भी नहीं होते हैं। ठीक है। जुलाई 1889 में आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक शाखा लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से की। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछता है। तो जुलाई 1889 में लंदन के अंदर, कहां पे, लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की जाती है। ठीक है। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? कब की गई थी ये नहीं पूछा है, किस स्थान पर किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सत्य याद रखेंगे, इलाहाबाद में ही इसकी स्थापना की जाती है। 1923 में आप जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, अपना डी वाला हो गया यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। देखिए, बात करेंगे स्वराज पार्टी की, तो मार्च 1923 में इसकी स्थापना हो रही है। कहां पे? इलाहाबाद में। संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं संस्थापक हैं चित्तरंजन दास यानी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसके अध्यक्ष जो है वह सीआर दास हैं, जबकि महासचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू है। और यह सवाल भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। 1954 में सरकार ने स्वराजियों के कहने पर 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा के लिए मुंडी मैन कमेटी का गठन किया गया था। तो पहली बात तो यह पूछेगा कि मुंडी मैन कमेटी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कि जो 1919 का अधिनियम बना था उसकी समीक्षा करने के लिए बना है। तो इससे स्वराज पार्टी से लोग खुश हो गए कि अरे यार, इसके कहने पर कमेटी बन रही है, तो मतलब इसमें दम है। मजा तो तब आ गया जब 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो उनकी केंद्रीय विधान परिषद थी, उसके अध्यक्ष बन गए। आपको याद होगा, अगर अच्छा नहीं भारतीय संविधान में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए मंत्री परिषद बनता है। वही मंत्री परिषद केंद्रीय मंत्री परिषद बन जाता है। कभी भारतीय संविधान आप पढ़िएगा तो वहां पे आप देखेंगे कि जो वायसराय है उसकी जो मंत्री परिषद थी, जिसे हम केंद्रीय मंत्री परिषद बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, वहां पे अध्यक्ष बना दिया किसी विठल भाई पटेल जी को 1925 में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये अध्यक्ष हो गए। कई सारा बिल ये लोग पास नहीं होने देते थे सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है। भारत के नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। हिमालय तंत्र की नदियां सतत वाहिनी होती हैं, मतलब ये वर्ष भर बहती रहती हैं, यानी पूरे साल ये जो है ये चलती रहती हैं, जो नदियां हिमालय तंत्र से निकलती हैं। दूसरी बात कह रहा है कि प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, यानी जो हमारे ये प्रायद्वीपी भारत की जो नदियां आती हैं, जैसे ये सारी नदियां जो निकलती रहती है प्रायद्वीप भारत की, जो अरब सागर में गिरे या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, हिमालय तंत्र की नदियों की तुलना में नवीन है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि प्राचीन भूखंड आप जानते हैं गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और ये जो है काफी प्राचीन है साथी, है ना। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी हिमालय तंत्र की नदियां सतत वाहिनी होती हैं, क्योंकि ये नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है। बात करेंगे हिमालय तंत्र की नदियों को लेकर के, तो हिमालय तंत्र की नदियां सतत वाहिनी होती हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? तो आपका सर इसके पीछे का कारण है ग्लेशियर का पिघलना, क्योंकि ये जो नदियां होती हैं यह कहां से निकलती हैं? ग्लेशियर पिघलने से निकलती हैं, इसलिए पूरे साल बहती रहती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीप भारत की नदियां होती हैं ये ग्लेशियर से नहीं निकलती, साल भर नहीं बहती हैं, लेकिन यह जो है इनसे प्राचीन होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है। प्रायद्वीप भारत की नदियां प्रमुख रूप से कैसी आकृति बनाती हैं? तो वृक्षानुमा आकृति बना करके वो चलती हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ की नदियां दो तरह से गिरती हैं। एक तो नदियां होती है जो अरब सागर में गिर जाती हैं, यानी इस साइड गिरेंगी, और कुछ नदियां होती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर से यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरेंगी, फिर उसके बाद हम जो है अगले सेशन में यहाँ की भी नदियां समझेंगे। तो 3-4 क्लास में नदियों के सवाल हमारे खत्म हो चुके होंगे। ठीक है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले जो नदी गिरती है ऊपर से आप देखेंगे तो उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। तो अगर आप थोड़ा सा मैप बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एक रिवर निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ना होगा आगे की क्लास में हम कर लेंगे। फिर इसके बाद ब्राह्मणी नदी के नाम से एक नदी और निकलती है साथी। फिर इसके बाद महानदी के नाम से निकलती है एक रिवर और। फिर इसके बाद से गोदावरी नदी, फिर इसके बाद से कृष्णा, फिर पेन्नार नदी, पलार नदी, इसके बाद होती है कावेरी नदी। तो याद रखिएगा, क्रम से आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण में।
फिर इसके बाद वैगई नदी, फिर उसके बाद ताम्रपर्णी नदी, इसके बाद अन्य नदी आती हैं, पर हमें इतने की ही जरूरत है। ठीक है, तो इनको थोड़ा अपक्रम से जो है याद करिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन सी वनस्पतियां पाई जा रही हैं, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इनमें से जो महोगनी का ये है, ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाली वनस्पति है। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का ए, यानी पहला राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब कुछ वनस्पतियां हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आप देखेंगे ताड़ की वनस्पति मिलती है, ताड़ का पेड़, फिर महोगनी का, नारियल का, एबोनी का, आबनूस, बांस, रोजवुड, एनी या फिर एबनी बेट। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका महोगनी, नारियल, आबनूस, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ध सदाबहार वन में आप देखेंगे साइडर, होलक और कैल। जबकि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में आप पाएंगे तो यहाँ पे सागवन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला। ठीक है, हरड़ बड़र, सेमल, कुसुम, चंदन। लेकिन ये सब पर्णपाती होते हैं, याद रखिएगा, सदाबहार नहीं होते, ये पर्णपाती होते हैं। फिर इसी तरह से शुष्क पर्णपाती में आप देखें, शुष्क क्षेत्र में तो तेंदु, प्लास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड। इसी तरह से उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, कांटा जो होता है, तो उसमें बबूल देखेंगे, बेर, खजूर, खैर, नीम। ठीक है, रोहिड़ा, करेला, फिर खिजड़ी। पर्वतीय वन में आप पाएंगे तो चीड़ का वन, देवदार का वृक्ष, सिल्वर, फर, स्प्रूस, पाइन, बर्च। तो एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार देखेंगे, ऑप्शन में जब देखेगा तो वहां पे टिकल हो जाएगा, याद किसी को नहीं होता ये। ठीक है, सपना, अपड़ा, अपर्णा और प्रकाश निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो आप जानते हैं ये तीनों जो नाम है यह मटर की प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का डी, आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब हम कुछ दलहनी फसल की बात करेंगे। जैसे अरहर में आप देखेंगे तो इनकी जो प्रजातियां हैं, इनकी जो किस्में हैं, मालवी चमत्कार, पूसा गेती, पारस, बहरा, बसंत अमर और आजाद, यह जो है अरहर की प्रजातियां हैं। जबकि चना की प्रजातियां आधार, आलोक या उदय। तो इन्हें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। काबुली चना की प्रजातियां होती है चमत्कार, शुभ्रा, उज्जवल। ठीक है, मटर का प्रकाश, आजाद, रचना, सीखा, पूसा, प्रभात, आदर्श, विकास, सपना, अमन और अपर्णा। ये जो है मटर की प्रजातियां। मसूर की पूसा, वैभव, मालवीय, विश्वनाथ, शेखर 3, पंत, LS 406, ये सभी के सभी जो है मसूर की प्रजातियां होती हैं। एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार पढ़ेंगे याद आ जाएगा। उड़ीसा का कोरापुट क्षेत्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? जो उड़ीसा का कोरापुट है वो किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि यह क्षेत्र साथियों बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी, राइट आंसर। देखिए अब हम बात करेंगे बॉक्साइट भारत में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र में होते हैं। तो उड़ीसा में आप देखेंगे कालाहंडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलांगीर, फिर संबलपुर। झारखंड में पलामू, लोहरदगा, फिर रांची। गुजरात में कच्छ, जामनगर, श्रावण, कंथा, भावनगर, खेड़ा। मध्य प्रदेश में सहोडोल, मंडाला, कटनी, सतना, बालाघाट, सरगुजा, दुर्ग। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां, बेलगांव। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, कोलवा या सतारा। ये सभी के सभी जो है बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। अगला, नाइट्रोजनी उर्वरक सुपर फास्फेट का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो आप जानते हैं भारत में 2 तरह के ही जो है उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। हमारे यहाँ एक तो नाइट्रोजनी आधारित होता है, एक फास्फोरस आधारित। पोटास आधारित नहीं होता क्योंकि पोटास का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस्ड होता है इसके प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, और इसके साथ साथ फास्फोरस बेस्ड जो हमारे फास्फोरस बेस्ड जो होते हैं, मतलब उर्वरक फर्टिलाइजर, उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो कह रहा कि नाइट्रोजनी उर्वरक था सुपर फास्फेट का पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया? तो साथियों इसका जो पहला कारखाना लगाया गया था, ठीक है, ये तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु के रानीपेट में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए हो जाएगा तमिलनाडु, यानी प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी। डी लिखा हुआ इसे आप सही कर लें, यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे जवाब होगा आपका सी, राइट आंसर। भारत विश्व में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, मतलब हम उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ 2 तरह के उर्वरक मुख्यतः होते हैं, नाइट्रोजन आधारित और फास्फोरस बेस्ड। पोटास बेस कम होता है। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक सुपर फास्फेट का पहला कारखाना हमने लगाया 1906 में। कहाँ पे? तमिलनाडु के रानीपेट में। जबकि स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के पश्चात 1961 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई। इसके बाद विविध स्थानों पर उर्वरक की कंपनी लगाई जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना
जो इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी यानी आईएफसी जो है, इसकी स्थापना कब किया गया? जवाब होगा 1961। समय थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आप जानते हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(2) है, ये कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी और इन आधारों पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ए नहीं करेंगे, बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि इसमें कहा गया है 16(1) में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार के अवसर की समता होगी, यानी नियुक्ति और रोजगार जो भी आएगा उसमें अवसर की समानता की जाएगी। जबकि 16(2) कहता है कि भाई देखो कि राज्य के अधीन जो भी नियुक्तियां होंगी और जो भी रोजगार होंगे उनमें केवल इस आधार पर कि किसी का जन्म स्थान, उद्भव, निवास के आधार, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 आप जान, हालांकि अनुच्छेद 16 पूरा 6 तक है, पर वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको बताने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, पर है तो 16 के 6 तक। ठीक है। अनुच्छेद 17 में आप जानते हैं अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसके तहत जो है छुआछूत एक प्रकार का दंड माना गया है, दंडनीय अपराध माना गया है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मनवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूत सहायता, ठीक है, जो मैटरनिटी लीव है उनकी भी इसका पूरा उपबंध करेगा? तो आप जानते हैं ऐसा हमारी डीपीएसपी में है, लिखा गया है, और उसके किस पार्ट में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 42 में ये बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि भाई जो राज्य हैं, जो स्टेट्स होते हैं, मतलब स्टेट का मतलब वही कि राज्य, और हर वो चीज जो कानून बनाए, हर वो संस्था जो कानून बनाए, ठीक है, सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, सारे लोग इसमें जाते हैं। ठीक है। तो ये कहता है कि अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा। ऐसा कोई काम नहीं देगा जिससे नुकसान हो जाए, ठीक है, जिससे किसी को फिजिकली दिक्कत हो या मेंटली प्रेशर बने, ऐसा कोई काम नहीं करने को कहेगा। और मैटरनिटी लीव पर भी ध्यान रखिएगा, प्रसूति सहायता का भी उपबंध करेगा, ऐसा आर्टिकल 42 में लिखा गया। 42 कहता है कि राज्य जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। ऐसा ना हो कि दिन भर बेचारा काम करे और खाने के लिए उतना पैसा ना मिले जिससे जो है उसका भरपेट भोजन, परिवार पालन पोषण हो पाए। राज्य सुनिश्चित करेगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको मजदूरी यथाउचित मिले। ग्रामों में कुटीर उद्योग और व्यक्तिक अथवा सहकारी आधार पर प्रोत्साहन के लिए भी प्रयास करेगा। राज्य कोशिश करेगा कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले। हालांकि इस समय आप देख रहे हैं कि दनादन बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, दिन प्रतिदिन कुटीर उद्योग की स्थिति खराब हो जा रही है। जैसे हमारे यहाँ हैंडलूम है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, बाहर से दिखाने पर बहुत कुछ है, पर अंदर अंदर बहुत ज्यादा समस्या झेल रहा है ये सारे सेक्टर। ठीक है। अनुच्छेद 43 क में कहा गया कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कंपनी आप लगाओ तो उसमें निशान आप केवल केवल मशीन ही डाल दो, नहीं भाई। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, यानी कुछ लोग आपको नौकरी पर रखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ राज्य का मतलब यहाँ पे सिर्फ राज्य से नहीं है, कंपनी, निगम, संस्था सबसे होती है भाई, है ना। कोई भी अगर कोई उद्योग लगा रहा है तो उसमें जो है कर्मकार को होना ही है। अनुच्छेद 43 ख में कहा गया कि जो राज्य होंगी वह जो कोऑपरेटिव कमेटियां बनेंगी, जैसे इसमें देखिए इफको हो गया, अमूल हो गई, ये सब, तो इनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को ही प्रोत्साहित करेगा। यानी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत दिया गया है। जबकि 43 क में क्या दिया गया? उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और 43 में क्या दिया गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43 क है, इसको पक्का याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उपबंध है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञापन है वो अनुसूची 3 में नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य विधान परिषद के सदस्य इनके निर्वाचन में शामिल नहीं होते। इस प्रकार से जवाब होगा आपका केवल एक, यानी पहला हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। ठीक है, समझेंगे इस चीज को।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? सबसे पहले संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा, जो उसके निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा, जो राज्य विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। जो राज्य विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर भी चूंकि राज्य विधानसभा है इस वजह से वहां के भी मेंबर जो है भाग लेते हैं। बाकी अन्य के नहीं लेंगे। जहां पे यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के मेंबर भाग लेंगे। पहले नहीं था, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के लिए 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1992 से ये लोग दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कौन से अमेंडमेंट के तहत दिल्ली और पुदुचेरी की जो है विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो आपका जवाब होगा 70वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आप जानते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आर्टिकल 64। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 64, यानी बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारा की, अब देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, और डेफिनेटली होंगे, ये पद समाप्त नहीं होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 कहता है कि होंगे, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, वैसे 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा ही होगा। ठीक है, 64 कहता है कि भाई देखो, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तथा अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 65 कहता है कि इसके अनुसार जो उपराष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन का दायित्व सौंपा गया। मतलब अनुच्छेद 65 के तहत ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का दायित्व संभालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, बस लिखा पड़ा है। क्या करा है? राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये बात सही है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात भी सही है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात भी आपका सही है। तो आपको सर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे सही है। ठीक है, अब सुनिए। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति ये भारत का वैधानिक प्रमुख होते हैं जबकि प्रधानमंत्री ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनेगा जिसके अध्यक्ष कौन है इस समय? मतलब हमेशा रहेंगे कौन? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 एक कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, अगला, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं बताया गया किसके द्वारा? एक व्यक्ति हैं ऑगस्ट काम्टे, जो कि जर्मन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के 3 अवस्था का सिद्धांत दिया हुआ है। अब देखिएगा, इनकी एक पुस्तक ही द पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें इन्होंने सामाजिक विकास के 3 चरण के नियम को प्रतिपादित किया हुआ है। इसके अनुसार समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कल्पित 3 चरणों के माध्यम से होता है। मतलब इनका विकास कौन कौन सा चरण? पहले तो धार्मिक चरण, फिर आध्यात्मिक चरण, फिर उसके बाद सकारात्मक चरण। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जिसे आप एसडीआई कहते हैं, इसका जो मतलब इसको लाया गया था सबसे पहले वह महबूब उल हक के द्वारा लाया गया था, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था? यानी सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं 1990 में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 1990, यानी डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जब हम एसडीआई की गणना करते हैं तो कुछ आयाम को ध्यान में रखा जाता है जिनकी संख्या 3 है। 3 आयाम कौन कौन सी है? जीवन की प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा का सूचकांक जिसमें 2 चीजें जुड़ा जाता है कि स्कूलावधि का औसत वर्ष, फिर स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष।
इसके साथ साथ जीवन का स्तर, तो हालांकि ये दोनों पॉइंट भूल भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और जीवन का स्तर सूचकांक, ये तीनों के तीनों एचडीआई के मेजरमेंट हैं, मापक हैं, याद रखिएगा। और मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआई पहली बार 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था। तो कितने आयाम है इसके? तो 3 आयाम है, ये आयामों में से एक देगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसे हम एडीपी के रूप में जानते हैं, इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की स्टार्टिंग नीति आयोग करता है जनवरी 2018 में। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी, राइट आंसर, जनवरी 2018 में किया जाता है। ठीक है, क्या है आखिर में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? तो इसका उद्देश्य ये था कि जो देश के 112 अल्प विकसित जिले हैं, इनको त्वरित एवं प्रभावी रूपांतरण करना है। ठीक है, मतलब उनको बेहतर बनाना है, ऐसा। तो 2018 में किया गया था, काफी लंबा समय हो गया, 7 साल, पर अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को तो नहीं मिलता है, क्योंकि बस इसके लिए करोड़ रुपए खर्च होते हैं, रुपए कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। इस प्रोग्राम के तहत 5 क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी जो जो जिले आते हैं एडीपी प्रोग्राम में, हमारा सिद्धार्थनगर भी इसमें आ जाता है। तो एडीपी प्रोग्राम में जो जो जिले आते हैं, आप भी देखिएगा कि आपका जिला आता है कि नहीं आता है, उनमें स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर व्यवस्था देने की बात की गई है, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, कृषि और जल संसाधन की बेहतर व्यवस्था, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास की बेहतर व्यवस्था करेंगे, और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, सड़क, नालियां, ये सब कुछ बेहतर किया जाएगा। तो आप देखिएगा आपके जिले में, आपके सारे गांव में हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एसडीएम को टैग करिएगा कि एडीपी का क्या हुआ और ये कहाँ गया प्रोग्राम। आगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी आभा कब लॉन्च किया गया था, यानी कब स्टार्ट किया गया था? ये समय आपसे पूछ रहा है, डेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसकी शुरुआत होती है सितंबर 2021 से, 27 सितंबर 2021 से होता है, 2022 से नहीं, 2021 से। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी आपका राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। 27 सितंबर 2021 से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी साहब, है ना। अब देखिए, अब एक और प्रोग्राम है जिसे ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो इसे याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्टार्टिंग कब होती है? 27 सितंबर 2021 को। इसी तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी स्टार्टिंग सितंबर 2018 से किया जाता है, और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी है, तो जवाब होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत कितना रुपया देता है? तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान कितना होगा? जो रुपया लगेगा उसका 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो राज्य सरकार देगी। यानी अगर 100 रुपया लग रहा है तो 60 रुपये केंद्र सरकार का इसमें और 40 रुपये राज्य सरकार का। लेकिन जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें 90 रुपया केंद्र सरकार का लगेगा और 10 रुपया जो है संबंधित राज्य सरकार का लगता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू वर्ष सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है ये योजना और दूसरी तरफ दिया हो इसका स्टार्टिंग वर्ष। अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम 1976 में, बिल्कुल सही है। समन्वित बाल विकास योजना की स्टार्टिंग 1975 में किया गया था, सही है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की स्टार्टिंग 1983 में की जाती है, ना कि 2007 में। तो साहब ये हो जाएगा 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्टार्टिंग 2005 में किया जाता है, सही नहीं है हमसे पूछा, तो इस कार्ड से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी, यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, सरकार की कुछ स्कीम है जिसे याद रखेंगे। अंधत्व के नियंत्रण के लिए सरकार ने 1975 में अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया था, जबकि समन्वित बाल विकास कार्यक्रम 1976 में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, जबकि पीएम जन आरोग्य योजना ये 2018 में लॉन्च किया गया। पीएम वय वंदना योजना 2017 में, जबकि स्वस्थ भारत मिशन ये 2014 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में, मुस्कान स्कीम ये 2021 में, मिशन इंद्रधनुष 2014, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह 2018 में लॉन्च किया गया। अगला, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य में किया गया है? यानी अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया अभी हाल ही में, फरवरी मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में हुआ था 2025 में। तो किसके किसके मध्य में होता है? तो आप जानते हैं अभ्यास इंद्र भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। जबकि आप जानते हैं अभ्यास एक्विरिन यह भारत और मालदीव के मध्य में होता है, जबकि अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, अभ्यास चिनिनेक्स ये भारत और श्रीलंका के मतलब बीच में, अभ्यास खंजर
12 हुआ है, 12 संस्करण, यह जो है भारत और किर्गिजिस्तान के बीच में। अभ्यास कॉर्पेट और बोंगो सागर, यह बांग्लादेश के बीच में हुआ। अभ्यास वरुण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। जबकि अभ्यास सूर्य किरण, यह जो है भारत और नेपाल के बीच में 2024 में किया गया था। सॉरी 2024 में किया गया था। अगला, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 139 देश में कौन सा रैंक